कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कोट। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको भौतिक विज्ञान की क्लास उपलब्ध कराते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास का सेशन है वो है भौतिक विज्ञान, और टॉपिक है भौतिक विज्ञान में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उससे संबंधित जो भी हमारी थ्योरेटिकल चीजें बन सकती है, समझाना समझना, वो हम आज आपको इसमें कंप्लीट कराएंगे। और ये भौतिक विज्ञान की हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले आपकी जो क्लास है वो 4 क्लास हो चुकी है, वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां से जाके एक बार अपनी क्लास को नोट्स बना ले, लिख ले, सुन ले, देख ले। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप जिसमें भी साइंस से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप यकीन मानिएगा ईमानदारी के साथ अगर आप करते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आ सकते। इतना बेहतर प्रकार से हम जीरो से लेके हाई लेवल तक के आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, वो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है, और जो हाई लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ चुके हैं एक बार, वो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकता है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, और मिलकर आगे बढ़ना ही हमें सफलता का रास्ता देता है, और वही हमें सफल बनाता है। तो देखते हैं, आइए पहले क्लास नेक्स्ट विषय भौतिक विज्ञान, और टॉपिक है हमारा ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल देखते हैं। विभिन्न ध्वनि क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिएगा आप। ध्वनि जो होती है किसी भी चीज के, चाहे तो वो हॉर्न की ध्वनि हो, चाहे आपकी हवा की ध्वनि हो, वायु की ध्वनि हो, या किसी चीज को मारने की ध्वनि हो, लोहे पे जब हम मारते हैं कोई, तो चाहे उसकी ध्वनि हो, चाहे वाहनों की ध्वनि हो, तो ध्वनि ऑल ध्वनि से में आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता या घनत्व पर निर्भर करती है। तो याद रखना, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होगी। लोहे की ध्वनि अलग होगी, पानी की अलग होगी, वायु की अलग होगी, एरोप्लेन की अलग होगी, कारों की, बसों की अलग होगी, हॉर्न की अलग होगी। तो अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होगी, और उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है कि किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी, डेंसिटी। नोट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। तो याद रखना, ठोस, द्रव, गैस, क्रमशः ठोस, द्रव, गैस। तो ये इसमें याद रखना। आप अगर याद रखना है, क्रम लगवा लेते हैं कि ध्वनि की चाल का क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। क्लियर है? नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। जो वायु होती है हमारी, हवा होती है जो, उसमें जो ध्वनि की चाल होती है 1 सेकंड में 332 मीटर पर सेकंड होती है। और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। तो अब याद रखना, इनमें तीनों में सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल है वो लोहे में है, तीनों में, इन तीनों की बात कर रहा हूं, और सबसे कम वायु में है 332 मीटर पर सेकंड। वायु में याद रखना, वायु में। अभी इसका एक डायग्राम बनवा दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, वहां से आप क्लियर कर सके। 5130 मीटर पर सेकंड होते हैं। नोट है,
जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। याद रखना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है और उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। चाल भी बदलेगी, तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि की चाल कम होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। नेक्स्ट नोट है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई भी उसमें चेंज नहीं आता। अब ये हमारा क्लासरूम है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज की बाहर ध्वनि है, चाहे वो हॉर्न की ध्वनि है, चाहे कोई लोहा छेद रहा है या फिर कोई मोटर वाहन की ध्वनि है, तो हम कितने भी दरवाजे और गेट बंद कर लें तो ध्वनि की चाल रुक नहीं सकती, ध्वनि की चाल जरूर आएगी, तो ध्वनि का शोर जरूर आएगा। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर, चाहे तो आप दाब घटा दें या बढ़ा दें, तो ध्वनि की जो चाल है अपरिवर्तित रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव, ताप, यहां का दाब का प्रभाव, ठीक है। किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने पर, किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अब एक चीज इमेजिन करिएगा, सोचिए, विचारिए, जितना बेसिक हो गया आप चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे, इतना ही एग्जाम आपके करीब आएगा। आप ये ना सोचे कि हम बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें नहीं जान सकते, तो उन्हें जाने, उन्हें ही जानना हमारा एग्जाम है। देखो, जब हम चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं किसी बीकर में, किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, जब पानी नॉर्मल होता है तो आपने देखा होगा उसका टेम्परेचर कम रहता है, तो उसमें आवाज तो नहीं आती ना पानी में। जैसा ही पानी गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे ही उसमें आवाज, साउंड बढ़ता जाएगा और भाप की मात्रा ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है? तो किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। नेक्स्ट है, वायु में प्रति 1 सेकंड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, जैसे ही वायु शुष्क होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो वायु शुष्क होगी, बढ़ने पर या बढ़ाने पर, तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो उसमें जैसे ही वायु शुष्क होगी, पानी सूखेगा तो उसका साउंड ज्यादा होगा और नमी होगी तो साउंड कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, नमी। नमी युक्त वायु का, अगर किसी वायु में पानी है, पानी कह लो सिंपल भाषा में, पानी है तो उसे नमी कहते हैं। और नमी जो है किसी भी चीज को वो रखती है आर्द्र। आर्द्र मतलब किसी भी चीज को ठंडा रखती है, आर्द्र रखती है, या फिर सूखने नहीं देती। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से ज्यादा होता है। जो नमी युक्त वायु होगी, नमी जो वायु होगी, तो उसका घनत्व, जैसे ये है, ये वायु ले लो आप,
ये नमी है, ये शुष्क है, शुष्क वायु और ये नमी वायु। तो ये जो नमी वाली वायु होगी, इसके जो कण होंगे वो बहुत ही घिनके होंगे, क्योंकि इसमें नमी है, डेंसिटी है, इसमें आर्द्रता है। और ये जो शुष्क वायु होगी, इसके कण बहुत छिद्र छिद्र होंगे और इसमें नमी की मात्रा नहीं होने की। तो इसमें ये पॉइंट ये कह रहा, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से ज्यादा होता है। रियल है, यहां शुष्क वायु है, आप देखना इसमें जो कण बनाए हमने अलग अलग बनाए, छिद्र छिद्र बनाए, और इसमें कण बहुत नजदीक बनाए। तो इसका घनत्व ज्यादा है या इसका घनत्व ज्यादा है? इसका घनत्व ज्यादा है, नमी युक्त वायु का घनत्व से ज्यादा होता है। अतः यही कारण है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। यही कारण है कि इसके कण ज्यादा बारीक होते हैं, घिनके युक्त होते हैं, घिनके होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। तो इसमें वायु की जो वो है, नमी युक्त वायु में ध्वनि की जो चाल है वो अधिक होगी और इसमें कम होगी शुष्क वायु में। ठीक है, तो याद रखना, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होती है और नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्वनि के लक्षण। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? तो ध्वनि के जो है 3 लक्षण होते हैं, ये लिखवा दिया मैंने 3। कौन कौन से? नंबर 1 प्रबलता, लाउडनेस कहते हैं इसे प्रबलता को। नंबर 2 तार तत्व, तार तत्व पिच कहते हैं, पिच। तीसरा है गुणता, इसे क्वालिटी कहते हैं। गुणवत्ता भी लिख सकते हो, गुणता भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखते हैं इन्हें। प्रबलता, प्रबलता मतलब लाउडनेस। क्या होता है? यह किसी भी ध्वनि का लक्षण होता है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ठीक है, लाउडली स्पीकर कह देते भाई थोड़ा स्लो बोलो, लाउडली बोलो, थोड़ा तेज बोलो। तो यही तो कारण है कि जो प्रबलता होती है उसी के कारण हम बोलते हैं, या किसी की चाल होती है, या किसी की भी साउंड होता है, इसी के कारण कम और ज्यादा होता है। मंद, तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता का स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन होता है। आप देखना, फोन का अगर हम साउंड बढ़ा देंगे तो फोन का जो साउंड है वो ज्यादा आवाज देनी शुरू कर देगा, और अगर हम साइड से कम कर देंगे तो आपने देखा होगा तो ध्वनि नॉर्मल आ जाएगी, दूसरे को भी सुनाई नहीं देने की। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा, इसको व्यक्त करने का, प्रबलता को सबसे अच्छा जो तरीका है वो फोन होता है। दूसरा पॉइंट है तार तत्व। तार तत्व को ही इंग्लिश में पिच कहते हैं, पिच। पिच मतलब आपने देखा होगा कुछ जेंट्स होते हैं तो उनका जो पिच होता है किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा। कुछ जेंट्स लेडीज की तरह बोलते हैं, बारीक आवाज होती है उन लोगों की, और कुछ लेडीज जेंट्स की तरह उनकी मोटी आवाज होती है। तो इसे ही तार तत्व या पिच कहते हैं, यही है वो चीज। यह ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें ध्वनि को मोटी, मोटी मतलब ग्रेव, भारी आवाज, या पतली, शैलिल होती है। वहीं आवृत्ति कम होने पर तार तत्व कम होता है एवं इसीलिए ध्वनि मोटी होती है। जिस व्यक्ति की आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति मतलब त्रिज्या, क्षेत्र, तो उसकी ध्वनि आवाज मोटी होगी, और लेडीज की आवृत्ति ध्वनि की कम होती है, इसीलिए लेडीज की आवाज बारीक होती है। नेक्स्ट है गुणता। गुणता मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तार तत्व की ध्वनियों में अंतर दिखाई देता है। याद रखना, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तार तत्व की ध्वनियों में अंतर दिखाई देता है। तो ध्वनि की गुणता
सानदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। तो याद रखना, ध्वनि की जो क्वालिटी है वो किस पे निर्भर करती है? वो स्वरों की संख्या पर निर्भर करती है, क्रम पर निर्भर करती है और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। क्लियर? नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता। इसमें देखते हैं किसी भी माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता, जैसे ये एक माध्यम ले लो आप, ये है एक माध्यम, ये हो गया ए, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो अगर यहां कोई व्यक्ति और यहां है या फिर यहां है किसी माध्यम पर, ठीक है, पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब जितनी उसमें ज्यादा ऊर्जा होगी इतनी ही उसकी ध्वनि की चाल तीव्रता ज्यादा होगी। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त मतलब मापने के लिए का मात्रक बैल होता है। याद रखना, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बैल। और ध्वनि की तीव्रता माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड, याद रखना, प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बैल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा। श्रव्यता मतलब सुनने की सीमा, जो उसे सुनाई देता है, जो उसके कान पे ध्वनि पड़ती है, 95 डेसिबल होती है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि मानव नहीं सुन सकता। तो याद रखना, 95 डेसिबल तक की ध्वनि एक मानव सुन सकता है अधिकतम, इससे ज्यादा की ध्वनि मानव नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर। देखिए प्रबलता क्या है? प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। अभी पीछे बताया, ध्वनि तेज या मंद किसके कारण सुनाई देती है? प्रबलता। ये बताया मैंने अभी आपको, प्रबलता मतलब लाउडनेस, प्रबलता के कारण। दूसरा है प्रबलता के कारण यह चेतना संबंधी है। चेतना मतलब हमारे माइंड से संबंधित चीजें, जो हमारा माइंड हिंट देता है, जो हमें माइंड कहता है कि ये काम होता है, चेतना संबंधी है। इसे मापा नहीं जा सकता। याद रखना, मापा नहीं जा सकता। यह सुनने वाले के कान की सुग्रहिता पर निर्भर करता है। अगर सुनने वाले के कान का जो छेद है वो बड़ा होगा तो ध्वनि ज्यादा सुनाई देगी और प्रबलता ज्यादा सुनाई देगी। अगर छेद छोटा होगा तो आप याद रखना, तो ध्वनि या आवाज या साउंड कम सुनाई देगा। क्लियर है? एक बार फिर देख लिया, तेज या मंद सुनाई देती है किसके कारण? प्रबलता के कारण ध्वनि। चेतना संबंधी होती है प्रबलता के कारण ध्वनि। ध्वनि को, इसे प्रबलता को मापा नहीं जा सकता और यह सुनने वाले के कान के ऊपर निर्भर करती है। अब ध्वनि की तीव्रता देख लो। ध्वनि संचरण की दिशा में लंबवत सीधे सीखे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। ये जो ध्वनि है किसी भी लंबवत से या क्षेत्रफल से प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी चाल होती है। यह वस्तुनिष्ठ होती है। क्या? ध्वनि वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव, कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है। जबकि प्रबलता क्या होती है? चेतना संबंधी होती है। नेक्स्ट है, याद रखना, प्रबलता को मापा नहीं जा सकता जबकि ध्वनि को मापा जा सकता है। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट है, और प्रबलता जो है सुनने वाले की सुग्रहिता, जो छेद होता है कान का, उस पर निर्भर करता है, जबकि ध्वनि सुग्रहिता पर निर्भर नहीं करती। इसका साउंड सेम रहता है। ठीक है, तो याद रखना ये इसमें अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ध्वनि स्रोत से दूर, जहां पर ध्वनि पर चोट मारी जाती है किसी चीज पर, वहां से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता मतलब लाउडनेस व्यक्ति की कान के छेद या सुग्रहिता पर निर्भर करती है। एक बार फिर देख लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। मतलब एक बिंदु ऐसा होगा जैसे ये है, तो ये और ये तो यहां लगभग समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग होती है। प्रबलता मतलब उसका साउंड, उसकी ज्यादा ध्वनि अलग अलग होती है, बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता मतलब लाउडनेस व्यक्तियों के कान की सुग्रहिता, जो छेद होता है कान का, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है प्रतिध्वनि, इसे इको कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी मजबूत टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित मतलब वापस होती है। मतलब जैसे हमने यहां ध्वनि मारी है ये, तो ये इससे टकराकर किसी मजबूत स्थिति से तब रिटर्न होती है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, जब ध्वनि तरंगे किसी दूर स्थित किसी मजबूत टावर, मकान, पहाड़, दुकान, पेड़, पहाड़ से टकराकर वापस मतलब परिवर्तित होती है, तो उसे ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर लगभग 16.6 मीटर होनी चाहिए। एक्यूरेट 16.6 मीटर है और लमसम हम मान लेते हैं 17 मीटर। मतलब जैसे किसी चीज पे ध्वनि हमने मारा चोट, और उसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए उस वस्तु और ध्वनि के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्वनि अपवर्तन के कारण, क्वेश्चन आता है ध्वनि क्यों वापस होती है, ध्वनि की आवाज किसके कारण वापसी होती है, तो अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। तो क्या कारण है, अपवर्तन का कारण है कि दिन की अपेक्षा ध्वनि रात में ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। अनुनाद, क्वेश्चन आता है अनुनाद क्या है, जब कोई वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। कंपन मतलब वाइब्रेशन करने लगती है बहुत ज्यादा तेजी के साथ, तो उस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद। नेक्स्ट है ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। तो याद रखना, जब समान आवर्ती या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, जैसे ये बिंदु है, तो इधर से ये चली, इधर से ये चली और इधर से ये चली, तो दोनों का मिलन जब यहां होगा, इधर से इसका मिलन हो जाएगा और इधर से इसका मिलन हो जाएगा, ठीक है, इस बिंदु को, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। वितरण मतलब डिवाइडेशन, वहां से बिखर जाती है, एक दूसरे से ऐसे लग के बिखर जाती है। नोट, यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही समय पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। मतलब इधर से ये चली, इधर से तो इनने चलना शुरू करा इधर को, और इधर से इनने चलना, और यहां मिल गई, तो जैसे यहां मिलेगी बिखर जाएगी, और इस बिंदु पर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि का विवर्तन, डेफिनेशन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर के बराबर होता है, अतः जब कोई अवरोध मतलब
ध्वनि की जैसे बढ़ती जा रही तो उसमें रुकावट आ जाती है। अवरोध मतलब रास्ता रोकना, रुकावट आ जाना। अवरोध रुकावट ध्वनि के मार्ग में आती है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर गुजर जाती है। मतलब जैसे ये ध्वनि है तो यहां कोई रुकावट आ गई तो इसके किनारे से होकर इधर को मुड़ जाएगी, छोड़ देगी उसे पॉइंट को, दूसरे पॉइंट से निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ही ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। तो अगर पूछ ले ध्वनि का विवर्तन क्या है, तो ध्वनि के रास्ते में जो अवरोध आया, अवरोध को छोड़कर दूसरे किनारे से जो ध्वनि निकली है उसे ही ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट डॉपलर प्रभाव। याद रखना डॉपलर प्रभाव बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो और ज्यादातर एग्जाम में से सी बैंक, सीटेट, इसमें आपका एनडीए, सीडीएस, इनमें ज्यादा साइंस के क्वेश्चन आते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत, स्रोत मतलब माध्यम, माध्यम एवं श्रोता, श्रोता मतलब कहते हैं सुनने वाला। जैसे ये ध्वनि का माध्यम है, ये तो माध्यम होगा, और स्रोत हो गया हम और आप सुनने वाले। श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। आवृत्ति मतलब उसकी चाल, उसकी गति देती है, इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी ध्वनि, ध्वनि मतलब स्रोत, स्रोत मतलब माध्यम एवं श्रोता मतलब सुनने वाले के बीच अपेक्षित गति होती है। अपेक्षित मतलब कुछ डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आवाज, गति से अलग सुनाई देती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे ही डॉपलर का नियम कहा जाता है कि जो ध्वनि की वास्तविक गति है या ध्वनि की जो वास्तविक आवाज है उससे कुछ हटकर सुनाई देना ही डॉपलर प्रभाव, एक वर्ड में। मेक संख्या क्या है, क्वेश्चन आता है मेक संख्या। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब, टेम्परेचर और फोर्स की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को कहते हैं। एक बार फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब, किसी पिंड की चाल, किसी वस्तु की चाल, ताप मतलब टेम्परेचर और दाब मतलब फोर्स कि उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को कहा जाता है। परघाती तरंग, परघाती तरंग क्या है देखिएगा। जब पिंड की चाल, कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी चाल पराध्वनि, पराध्वनि मतलब रिटर्न, ध्वनि की अपोजिट पराध्वनि हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार, शंकु के आकार विक्षोभ छोड़ती है। इसी विक्षोभ के संचरण को परघाती तरंग कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा क्या कहा मैंने आपको। जब पिंड की चाल पराध्वनि हो जाती है, ध्वनि की अपोजिट पराध्वनि, वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को परघाती तरंग कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था प्यारे छात्र और छात्राओं और मित्रों, दोस्तों, आज की हमारी क्लास ध्वनि की चाल, पूरा टॉपिक हमने आज इस क्लास में कंप्लीट किया है। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और एक बार अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ध्वनि से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप यकीन मानिएगा आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, करके आएंगे। अगर आप इतना करते हैं तो लगे रहिएगा, जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।